Simplex method. We just did the basics of simplex method yesterday. We are going to continue those basics again today. I assume there was no one absent yesterday, and if there was absent, God bless you. My first sum today is maximize z equals to 6x1 plus 7x2. मैं x1 और x2 का जो 1 और 2 है उसको मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट टू मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स है, 2x1 plus 3x2 less than equal to 12, and second constraint is 2x1 plus x2 less than equal to 8, and of course then we have the non-negativity constraints. This is the question. What we did at the first stage, we converted this into a proper format that is required as per simplex. हमने उसमें slack variables add किए. I hope you know what are slack variables. I hope you recall what are slack variables. This was my question. हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, z equals to z equals to 6x1 plus 7x2, और क्योंकि मेरे पास दो लेस देन इनइक्वालिटीज है तो यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल्स आएगा जिनका कोएफिशिएंट 0 आएगा, बिकॉज ये डमी है और डमी का कोएफिशिएंट हमेशा 0 आएगा. यहाँ पे लिखूंगा मैं 0s1 और 0s2, 0s1 and 0s2. इज दैट क्लियर? ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट. अब हम सर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे अपना दो कंस्ट्रेंट्स. पहला है 2x1 plus 3x2. इसमें हम ऐड करेंगे s1, 0s1 नहीं, सिर्फ s1, और इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन साइन निकल के इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 12. दूसरा कंस्टेंट आएगा 2x1 plus x2. यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर स्लैक वेरिएबल s2, इक्वल टू आएगा 8. सर यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल s2 नहीं लिया है तो 0s2 ले लो. यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल s1 नहीं लिया है तो यहाँ पे 0s1 ले लो. देखो बराबर x1 के नीचे x1, x2 के नीचे x2, s1 के नीचे s1, s2 के नीचे s2. अच्छा यहाँ पे x2 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1x2 है. यहाँ पे s1 मतलब 1s1 है. यहाँ पे s2 मतलब 1s2 है. बात समझ में आ रही है? अब हमको ये नंबर्स लेने से, अभी हमको सिर्फ नंबर्स लेने. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? We have added all the slack variables. फर्स्ट में हमने स्लैक वेरिएबल s1 लिया, सेकंड में हमने स्लैक वेरिएबल s2 लिया. ये हमने इंट्रोड्यूस किया है सॉल्यूशन में या क्वेश्चन में ताकि हमको सॉल्यूशन मिले. We have introduced this just to solve the problem, just like we used to introduce u and v in the Modi method. In the same manner I am using slack variable s1 and s2 here. Any questions still here? Any queries? Anyone who was absent yesterday? All of you got this very clear? अब बात करते हैं सर आगे टेबल की. आगे हम बात करते हैं सर
टेबल की। चलो सर, टेबल बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बेसिस, उसमें बनेंगे सर 3 कॉलम। देखो कॉलम कितने बनेंगे वो कैसे डिसाइड होता है मैं बता देता हूँ। लेफ्ट में 3 कॉलम पक्का है, राइट में 1 कॉलम पक्का है। बीच में कितने कॉलम बनेंगे वो डिपेंड करता है अपने पास वेरिएबल्स कितना है। मेरे पास एक यहाँ पे वेरिएबल है, एक यहाँ पर है, ये तीसरा और ये फोर्थ। मेरे पास 2 दिस आर कॉल्ड एज द डिसीजन वेरिएबल्स, इन्हें हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, x1 और x2 जो क्वेश्चन में दिए हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स। जो हमने ऐड किए वो है स्लैक वेरिएबल्स। क्लियर? तो सर x1 x2 s1 s2 4 कॉलम बीच में आएंगे, लेफ्ट में 3 कॉलम, राइट में 1 कॉलम। चलो बना दे सर। अब मेरा टेबल बनेगा, ये 3 कॉलम लेफ्ट के, फिर 4 कॉलम बीच वाले और 1 कॉलम राइट वाला। इन 3 कॉलम को मैं मर्ज कर देता हूं। यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे बेसिस, यहाँ पे हम लिखेंगे CJ XI BI, CJ XI and BI। we are starting from the sketch again ना। हल्का सा हमने सॉल्व नहीं किया, कल हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे थे, हाउ टू फ्रेम द व्हाट यू से सिंप्लेक्स टेबल, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। फिर यहाँ पे आएगा सर अपना वेरिएबल्स कितना है। अपने पास वेरिएबल्स है x1, अपने पास वेरिएबल्स है x1, ये रहा x1, अपने पास वेरिएबल है x2, अपने पास वेरिएबल है s1, अपने पास वेरिएबल है s2। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिनिमम रेशियो लिख सकते हैं, नहीं तो रिप्लेसमेंट रेशियो कॉल्ड एज थीटा। थीटा का एक साइन होता है, थीटा का एक साइन आता है, वो ऐसा कुछ साइन आता है थीटा का, ऐसा साइन आता है कुछ। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं सर आगे। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मिनिमम 3 कॉलम बनेंगे। पहले वाले कॉलम में यहाँ पे ऊपर आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट 6700, 6700। ठीक है सर। यहाँ पर आएगा 22, मैं ऐसा लिखता हूँ, x2 का कोऑर्डिनेट्स 31, s1 का कोऑर्डिनेट 10, s2 का कोऑर्डिनेट 01। अच्छा ये राइट हैंड साइड में जो 12 और 8 है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा BI में। और सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा स्लैक वेरिएबल s1 एंड s2, और उनका कोएफिशिएंट क्या है, तो उनका कोएफिशिएंट है 0। हमने सबसे पहले ये स्लैक वेरिएबल और ये स्लैक वेरिएबल को सॉल्यूशन में डाल दिया और उनका कोएफिशिएंट यहाँ पे ले लिया। फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है। यहाँ पे स्लैश देखिए, यहाँ पे आके लिख देता हूँ, ये मेरा CJ वैल्यूज है सर, मैं CJ वैल्यूज बोलते हैं। CJ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को CJ कहा जाएगा। ये 6700 जो है ना ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमने यहाँ पे लिखा है सर, वो CJ है। ठीक है, चलो बेसिक टेबल समझ में आया सबको।
फिर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं समथिंग कॉल्ड एज ZJ। अगर आपको याद होगा तो सिर्फ Z लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ Z लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में Z हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू कैसा मिलता है सर? CJ माइनस ZJ, या सिर्फ Z लिखो, सिर्फ C लिखा तो भी चलेगा, CJ की जगह पर CJ माइनस ZJ। कैसा किया सर? बहुत सिंपल है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। CJ वैल्यू मतलब ये 6 माइनस 0, 7 माइनस 0, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। फर्स्ट स्टेप में आएगा अपना अनिकेत 6 माइनस 0, 7 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। मैं लिख नहीं रहा हूँ ब्रैकेट में, कैसे आया करके आपको समझ में आ गया। अब क्या करने का सुनो, अब ना इनमें से ना हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू सिलेक्ट करो। सिलेक्ट द हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू। 7 इज द हाईएस्ट, मैं बोलूंगा हाईएस्ट पॉजिटिव, टेक द हाईएस्ट पॉजिटिव, टेक द हाईएस्ट पॉजिटिव। निकाला? ठीक है। अब क्या करने का ध्यान दो, ये जो कॉलम है ना जहां पे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आया है, ये जो कॉलम है ना जहां पे सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आया है, इसे हम कहेंगे भाई और बहनों की कॉलम। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसे हम कहेंगे की कॉलम। अब क्या करने का सुनो, अब क्या करना है सुनो, ये जो अपने पास दिया है को मैं बोलूंगा सॉल्यूशन वैल्यूज, दिस आर माय सॉल्यूशन वैल्यूज, और ये मेरा की कॉलम वाला सॉल्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर से सुनो मैंने क्या बोला सर, ये जो है ना दिया है मतलब सॉल्यूशन वैल्यू। मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, दिया इज सॉल्यूशन वैल्यू। तो ये जो बिया है ना, बिया हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पहला टेबल समझ लो, बहुत इजी है, बाद में सब इजी लगेगा। सर हमने सबसे पहले टेबल फिट किया, बाद में डेल्टा वैल्यू कैसे निकाला सर? CJ 6 माइनस 0, C माइनस Z किया, 6 माइनस 0, 7 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। फिर ये जो डेल्टा वैल्यू है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लेने का ही नहीं, जीरो लेने का ही नहीं। पॉजिटिव दो था, 6 और 7, उसमें बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो अभी क्या करने का मालूम है क्या? ये जो कॉलम है इसको की कॉलम बोलने का, मैं KC लिखूंगा आगे जाकर। इस कॉलम का ये जो एलिमेंट्स है ना, ये दो, और सॉल्यूशन वैल्यू का जो एलिमेंट्स है इनको डिवाइड करने का। कैसे? तो BI डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग उस कॉलम का वैल्यूज क्या है, 12 डिवाइड बाय की कॉलम का एलिमेंट्स का नंबर से डिवाइड करो, 8 डिवाइड बाय 1, ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 12 डिवाइड बाय 3 आएगा 4, यहाँ पे करता हूँ 8 डिवाइड बाय 1 आएगा 8। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे लेना आप लोवेस्ट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर आप लेना लोवेस्ट पॉजिटिव, समझा? अच्छा, जहां पे लोवेस्ट पॉजिटिव मिलेगा उसको अपन बोलेंगे की रो, बोलेंगे रो, की रो। जहां पे हाईएस्ट पॉजिटिव आएगा डेल्टा वैल्यू, वो की कॉलम। जैसे ही की कॉलम मिल गया, ये रहा हमारा की कॉलम, इसका एलिमेंट्स नंबर्स ये रहा क्वेश्चन में, और हमारा सॉल्यूशन वैल्यूज मतलब BI वैल्यूज ये रहा। हमने BI डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग की कॉलम के एलिमेंट्स के नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमको मिलेगा रिप्लेसमेंट रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज थीटा।
तो 12 डिवाइड बाय 3 4, 8 डिवाइड बाय 1 8। दोनों में लोवेस्ट कौन है सर? 4 इज द अपना 4 लोवेस्ट है। तो ये हो गया हमारा बेटा की रो। अब मुझे बताओ की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है? वेयर डज की रो एंड की कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर? तो दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पर, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पर। इसे कहा जाएगा भाइयों और बहनों, दिस विल बी कॉल्ड एज द की एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? की एलिमेंट। दिस विल बी कॉल्ड एज द की एलिमेंट। दिस विल बी कॉल्ड एज द, यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं। तीन चीजें थी, की रो, की कॉलम। पहला की कॉलम मिलेगा हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू, फिर की रो मिलेगा, और जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यहां से और यहां से हम इस जगह पे आके मिलते हैं, तो इस ट्री को कहा जाएगा की एलिमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये अपना फर्स्ट टेबल अभी बन गया पूरा, फर्स्ट टेबल बन गया अपना पूरा। हम सीख रहे हैं, दिस इज माय इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स। नाम खाली सिंप्लेक्स है कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स। एनी डाउट सो फार? अच्छा सुनो, इसके बाद आगे टेबल बनेगा ऐसे ही कंटिन्यूएशन में, ऐसा ही टेबल बनेगा आगे पूरा कंटिन्यूएशन में। तो आराम से पहले इतना बना लो, फिर मैं नेक्स्ट टेबल बनाता हूँ। अच्छा एक ही सम करना है आप लोग को, एक या मैक्स टू मैक्स दो, आई डोंट नो कितने होंगे। आप पहले इतना बना लो। So one more thing, I have shared all the lectures of LPP, formulation, graphical method, simplex on the Google Classroom. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स आता है, यू आर सपोज टू कॉल मी एंड आस्क मी। हु इज दैट गर्ल फ्रॉम मध्य प्रदेश? सेजल है क्या? सेजल और स्वाति जायसवाल, आइदर ऑफ द टू। Whosoever he or she is, see to it that if in case there are any doubts, you are supposed to ask me the questions. You can ask me in person, you can ask me during the lectures, as you wish. Yes, sir. I am from M. या सिंप्लेक्स सीख लो अच्छे से, ओके समझ में आएगा, डोंट वरी। पहला सम में हार्ड लगेगा, दूसरा सम हार्ड लगेगा, तीसरा सम भी हार्ड लगेगा। बाय फोर्थ सम यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द होल टॉपिक। रिपीटेटिव सेम फॉर्मेट है, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, यही चीज हमको बार बार करना है, कुछ नया नहीं करने वाला। डोंट वरी सो मच। एटलीस्ट आपके केस में सिंप्लेक्स जितना आपको सिलेबस में है, इट्स ऑल बेसिक, उतना ज्यादा एडवांस वर्जन नहीं है जो नॉर्मली इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेजेस में होता है।
ऑल डन टिल हियर, यहाँ तक हुआ सबका? All done. Should I go ahead? You put a circle. This circle you are supposed to put. ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है जो की एलिमेंट लिखा है मैंने, आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये। सेम थिंग फॉर की रो एज वेल एज की एलिमेंट। आपको क्या करना है एक्चुअली पता है? In fact, you are supposed to just put a arrow here. Just an arrow here, this way. आपको ऐसा एरो देना पड़ेगा। This way. Nothing else. सेम वे आपको यहाँ पर भी एक एरो देना होगा। This way. What does it indicate? I'll tell you. What does it indicate? I'll tell you. Don't worry. Are you done with this, all of you? सबका यहाँ तक हो गया? पक्का? Shall I move ahead? आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, भाई और बहनों। Yes, yes, sir. ओके। डाउट समटाइम्स बच्चे बैठे भी कि नहीं लेक्चर ऑनलाइन में। चलो अब क्या करना है सुनो, अब क्या करना है सुनो। व्हाट डज की रो इंडिकेट एंड व्हाट डज की एलिमेंट इंडिकेट, की कॉलम इंडिकेट? पहला चीज, की कॉलम बताएगा कि अभी सॉल्यूशन में कौन है। देखो की कॉलम के सामने देखो सबसे ऊपर कौन सा वेरिएबल है सर? x2 है, उसका कोएफिशिएंट है 7। ये लोग अभी सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। की कॉलम इंडिकेट्स हु विल एंटर द सॉल्यूशन, हु विल एंटर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन आएगा ये कौन बताता है? की कॉलम बताता है। की कॉलम के सामने कौन सा वेरिएबल है सर? x2 है, तो अभी x2 सॉल्यूशन में एंटर करेगा और उसका कोएफिशिएंट 7 सॉल्यूशन में एंटर करेगा। की रो क्या बताता है? की रो इंडिकेट्स द डिपार्टिंग वेरिएबल हु विल लीव द सॉल्यूशन। Who is going to leave the solution? अब ध्यान से देखो सर, की रो के सामने कौन सा वेरिएबल है? बेसिस के अंदर ये पोर्शन अपना बेसिस होता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द बेसिस, पहला 3 कॉलम। तो बेसिस के अंदर अपना कौन सा वेरिएबल है? S1 और 0 है सर उसका कोएफिशिएंट। ये दोनों नेक्स्ट टेबल में सॉल्यूशन से निकल जाएंगे। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों सॉल्यूशन से निकल जाएंगे। These two will be removed from the solution and these two will be introduced in the solution. ताकि ये सेम रहेगा दूसरा वाला, 0 and S2 will remain same. Are you getting me? सर की कॉलम इंडिकेट्स अब सॉल्यूशन में एंट्री होगा x2 और 7 का। की रो इंडिकेट्स कि अभी सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा 0 और S1। 0 S2 बिल्कुल सेम रहेगा।
बाकी ये जो वैल्यूज है ना, इनमें भी कुछ चेंजेस होंगे, इन वैल्यूज में वो क्या होंगे अभी हम देखते हैं। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट नाउ। और एक चीज है सर, बाय रूल ये जो की एलिमेंट है ना, इसको हमेशा 1 करने का, तो ये 3 है, इसको 1 करने के लिए -2 कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, प्लस माइनस नहीं करने का, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई किससे करने का? नंबर के रेसिप्रोकल से। नंबर अगर 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5। नंबर अगर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/3। अच्छा, इसको मैं बोलूंगा R1 फर्स्ट रो, इसको मैं बोलूंगा रो 1, और इसको मैं बोलूंगा दूसरे वाले को रो 2, R1 R2। और ये रो ऑपरेशन सीखना ही आपके लिए चैलेंज है, बाकी कुछ भी चैलेंज नहीं है। पहला समय मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली स्लो। की कॉलम के सामने कौन है बच्चा लोग? सर की कॉलम ये रहा, की कॉलम के सामने x2 और 7 है, तो अब ये सॉल्यूशन में आएगा। की रो के सामने कौन है? सर s1 और 0 है, सबसे एंड में, सबसे लेफ्ट में। तो ये दोनों सॉल्यूशन से निकल जाएगा और ये दोनों सॉल्यूशन में आएगा। तो यहाँ पे अभी 7 और x2 आएगा नया टेबल में, और 0 और h2 सेम रहेगा सर। अच्छा, अभी हमको क्या करना है पता है सर? हमको है ना इस रो में ये एलिमेंट जो है ना 3, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 1/3 के साथ। अब अगर मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज इक्वेशन है ना वो। अगर आपको ध्यान में होगा तो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था 2x1 + 3x2 = 12। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है की रो इंडिकेट्स हु विल लीव द सॉल्यूशन, की कॉलम इंडिकेट्स हु विल एंटर द सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, हमको ये बात पे ध्यान देनी है कि सर की एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, और उसको 1 करने के लिए आप क्या करो? मल्टीप्लाई बाय उसका रेसिप्रोकल करना। अगर 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3/1 करो, 3/4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 कर दो, अगर 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दो, अगर 7 है तो मल्टीप्लाई 1/7 कर दो। दैट्स इट। अच्छा, इसमें अपन पॉइंट में कुछ नहीं लाएंगे, सब कुछ अपॉन में ही रखेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मैंने जो बोला है, अब उसको एक्चुअल में करके देखना है अपने को। इजी है, सिंप्लेक्स, दो सम्स के बाद बहुत इजी लगेगा। हम यहीं पे भी आगे टेबल बनाएंगे, फिर से अपने टेबल बनाएंगे, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे।